तो आप कहना चाहते हैं अभी मुझ में समझ नहीं है? ये प्यार नहीं, मेरा बचपना है। बिल्कुल, कहते हुए अपनी क्लास की ओर वो बढ़ जाते हैं। वहीं टिया उन्हें यूं जाते हुए देख कहती है, मैं आपको अवश्य साबित करूंगी कि ये बचपना नहीं है, प्यार है। अब मैं आपके सामने कुछ बनकर ही लौटूंगी और तब आपको अपना बनाकर ही रहूंगी। कहते हुए वो वहीं से पीछे लौट आती है। अभिनव को पीछे देख वो उनसे बोली, डैड, मुझे इंडिया की सबसे अच्छी प्रोफेशनल संगीत अकेडमी में दाखिला लेना है, आप मेरी मदद कीजिए। और उसकी बात सुन अभिनव मन ही मन सोचते हुए बोले, जिद में ही सही तुमने पढ़ने का निश्चय तो किया। और टिया से बोले, बिल्कुल टिया, मैं आज ही तुम्हारा दाखिला करवा देता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। ओके डैड, टिया ने कहा और अभिनव के साथ कुछ बनने के लिए वो वहां से चली जाती है। शोभा जी चित्रा के जरिए शान के बारे में पूछती रहती हैं, जहां चित्रा उन्हें आवश्यक जानकारियां देती रहती है। शिमला में शान त्रिशा की जिद पर चित्रा को साथ लेकर बर्फ की वादियों में घूमने गए हैं, जहां बर्फ को देख त्रिशा शान की गोद से उतरकर नीचे दौड़ती हुई कहती है, चाचू हमें पकड़ कर दिखाइए चाचू। जिसे देख शान की स्मृतियां ताजा हो आई और वो त्रिशा से बोले, नहीं एंजल, हम कुछ और खेल खेलते हैं, ये पकड़म पकड़ाई नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं खेलना। ये सुन त्रिशा बोली, नहीं चाचू, हमें यही खेलना है। कहते हुए वो वहीं दौड़ने लगती है। प्रशांत की मनःस्थिति समझ चित्रा त्रिशा से बोली, त्रिशा गुड़िया, ये गेम तो हम घर पर भी खेलते हैं, क्यों ना आज एक नया गेम खेलें? क्या कहती हो, खेलोगी मेरे साथ? नहीं मम्मा, हमें यही खेलना है। त्रिशा ने जिद करते हुए कहा और जिसे देख चित्रा उसे डांटते हुए बोली, ये क्या तरीका है त्रिशा, क्यों जिद कर रही हैं आप? अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, समझाया था ना आपको कि चाचू ने जिद नहीं करनी है, फिर भी। चित्रा को डांटता देख शान त्रिशा के पास आए और उससे बोले, त्रिशा अभी आप छोटे हो, आपको मम्मा की हर बात माननी चाहिए, लेकिन आप बात ना मानकर जिद कर रहे हो। अगर मम्मा से जिद करोगे तो चाचू फिर आपको मम्मा की डांट से नहीं बचाएंगे। ऐसा क्या चाचू, फिर तो बहुत डांट पड़ेगी। लगभग 6 वर्ष की त्रिशा ने सोचते हुए कहा, जिसे देख शान उसके पास बैठते हुए बोले, डांट तो पड़ेगी, तो बताओ क्या करना है, डांट खानी है या मम्मा की बात माननी है? मम्मा की बात मानिए चाचू। त्रिशा ने कहा, गुड, तो फिर जाओ मम्मा के पास, चाचू अभी कुछ देर में आते हैं। शान ने कहा और वहां से आगे बर्फ पर चले जाते हैं और कुछ देर घूम फिर कर वहां से त्रिशा के पास वापस चले आते हैं। तो कल आप फिर मसूरी जा रहे हैं? हाँ। कब तक यूं वहां जाया करेंगे? अब तो 4 वर्ष हो गए हैं, अर्पिता को आना होता तो अब तक आ जाती प्रशांत। उसकी बात सुन त्रिशा के पास होने का इतना फायदा मत उठाओ, जानती हो तुम्हें जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। क्यों नहीं समझते शान, क्या एक दोस्त की तरह मेरा इतना भी हक नहीं? चित्रा ने कहा, शान नहीं चित्रा, आपके लिए प्रशांत, और सारी बातें मैंने पहले ही स्पष्ट कर दी थी, दोबारा कहना मेरी आदत नहीं। इस रिश्ते से उम्मीद लगाना व्यर्थ है चित्रा, हमारा रिश्ता सिर्फ कागजों पर है, वास्तविकता नहीं। और शान की बात सुन चित्रा खामोश हो जाती है और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, सॉरी, गलती हो गई प्रशांत जी। चलो चलकर गाड़ी में बैठो, त्रिशा को सर्दी लग रही है, घर निकलना चाहिए। शान ने कहा और त्रिशा को साथ ले वहां से गाड़ी की ओर चले जाते हैं। मसूरी में शान, समय भी कितना विचित्र है ना, देखो कितनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से आया और कहाँ से निकल गया। हमारा प्रीत आज 3 वर्ष 6 महीने के हो गए हैं, इनकी शरारतें कम ही नहीं है, सारे गुण तो ये आपके ही चुरा कर लाए हैं शान। आपको पता है शान, इन पर ठाकुर जी का विशेष आशीष है, इनके पैर में पद्म का चिन्ह बना हुआ है। वैसे इस बारे में शंका तो हमें पहले भी तनिक नहीं थी, लेकिन पहले नन्हा सा था तो रेखाएं इतनी स्पष्ट नहीं थी। अब जब इन्हें हम नहला रहे थे तब हमने स्पष्ट देखा और समझा। इनकी शरारतें हम अपने फ़ोन में सहेज कर रखते हैं, जब भी मन उदास होता है तो इन्हीं शरारतों को देखते हैं, मन प्रसन्नता से भर आता है। अभी इतना ही कहेंगे, बाकी बाद में बताते हैं आपको। हम देख कर आते हैं हमारी जान है कहाँ और कौन सी शरारत करने में जुटे पड़े हैं। अर्पिता ने डायरी रख उठी और चुपके चुपके दबे पांव अंदर कमरे की ओर जाती है। कमरे में एक नज़र चारों ओर डालती है और कमरे की खिड़की के पास जाकर उसकी नजरें ठहर जाती हैं, जहां छोटा सा प्रीत युवराज के बालों में हाथ घुमाने पर कहता है, अंकल ये अच्छे अच्छे बाल क्यों करते हो, मेली तले किया करो अच्छे। कहते हुए प्रीत ने अपना सर हिलाकर सारे बाल बिखेर लिए, जिसे देख छोटी युविका बोली, प्रीत आपने फिर से बाल बिखेर लिए, अब तो बड़ी माँ आपको पक्का डांटेंगी, चलो चुप जाते हैं। युविका की बात सुन प्रीत ने अपने माथे को खुजाया और बोला, माँ नहीं डांटेंगी, मैं उनसे पहले ही छुप जाऊंगा, तेल वो ढूंढ ही नहीं पाएंगी। कहते हुए वो हंसने लगा और उसकी मासूम निश्चल हंसी कमरे में गूंज जाती है। युवराज ने अर्पिता की ओर देखते हुए धीरे से बोला, प्रीत आपकी मम्मा पीछे आ गई हैं, भागो नहीं तो आपकी और मेरी दोनों की खैर नहीं। ओ नो दीदी भागो, प्रीत ने युविका से कहा और दोनों कमरे में दौड़ने लगते हैं। ये देख अर्पिता हंसते हुए बोली, बस बस अब नहीं दौड़ो, मम्मा नहीं डांटेंगी, चलो आओ पहले बाल ठीक करो, फिर आपको मिल्क शेक मिलेगा, उसे फिनिश करना होगा, फिर मम्मा प्रीत और युविका तीनों मिलकर काउंटिंग वाला गेम खेलेंगे, चलो आओ अब मिल्क शेक मम्मा मीठा वाला। प्रीत ने अर्पिता के पास आते हुए कहा, हाँ मीठा वाला। अर्पिता ने कहा और प्रीत के पास घुटनों पर बैठ उसके बाल सेट करते हुए कहती है, बालों को बिखेरने का ये तरीका किसने सिखाया आपको प्रीत, बताइए हमें। ये नहीं पता मम्मा।
प्रीत ने हाथ घुमाते हुए कहा। इतने में अर्पिता उठी और प्रीत और युविका दोनों का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चली आती है। बाहर आकर दोनों को हॉल में पड़े सोफे पर बिठा देती है और कहती है, आप दोनों यहीं सोफे पर बैठो, हम मीठा मीठा मिल्क शेक लेकर आते हैं, ठीक है? और अभी चुपचाप बैठना, फिर से बाल मत बिखेर लेना। ओके मम्मा। प्रीत ने युविका की ओर देखते हुए कहा। इतने में युवराज भी बाहर आ जाता है और वहीं एक ओर बैठ जाता है। अर्पिता के जाने के बाद प्रीत सोफे पर खड़ा हो ताली बजाते हुए कूदने लगता है, साथ ही काउंटिंग भी करने लगता है। अर्पिता मिल्क शेक ले आती है तो दोनों उसे फिनिश कर देते हैं और कुछ ही देर में बाहर से पूर्वी भी चली आती है। उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी के भाव होते हैं, जिसे अर्पिता और युवराज दोनों ही देख लेते हैं। प्रीत, युविका, आप दोनों अपने रूम में जाकर खेलिए, हम कुछ देर में आते हैं, अर्पिता ने दोनों से कहा। ओके मम्मा, ठीक है बड़ी माँ। कहकर प्रीत और युविका वहां से अंदर चले आते हैं और उनके कमरे से जाने के बाद अर्पिता ने पूर्वी की ओर देखा और उसके पास जाकर सोफे पर बैठते हुए बोली, क्या बात है पूर्वी, अंकल आंटी ठीक तो हैं? नहीं दी, मम्मी जी पापा जी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके घुटनों में बहुत तेज दर्द रहता है, चलने फिरने में भी परेशानी है। जिद करके हम दोनों उनके पास भी आते जाते रहते हैं, लेकिन पापा जी का हृदय नहीं पिघल रहा। अब बढ़ती उम्र का असर उन पर होने लगा है। अब आप ही उनसे कुछ कहिए ना, आप एक बार उनसे मिलिए, उन्हें समझाइए, हमें भरोसा है वो आपकी बात अवश्य मानेंगे। नहीं पूर्वी, हमें इस बात का कतई अनुभव नहीं है। सच कहें तो हम स्वयं इसमें नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हमें पता है घर के बड़े अगर एक बार अपने बेटे की पत्नी के बारे में कोई राय बना लेते हैं तो लड़कियों के लिए उन्हें बदलना लगभग नामुमकिन ही होता है। भले ही आप अपनी जगह सही हो, लेकिन फिर भी अस्वीकार्य की मोहर बहुओं के माथे पर ही लगा दी जाती है। दी, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप तो हमेशा से ही रिश्तों को लेकर सकारात्मक विचार रखती आई हैं। आपने ही तो हमसे कहा था कि हमें यूवी के माँ पापा को मनाने की कोशिश करती रहनी चाहिए, और आज आप ही कह रही हैं कि वो। ये सुन अर्पिता के हृदय में शीला जी की बातें घूम जाती हैं और वो अभी कही हुई बातें बोल जाती है। लेकिन जब पूर्वी के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं तब वास्तविकता का बोध होने पर वो बोली, नहीं नहीं पूर्वी, वो हमारे कहने का अर्थ है कि हमें इन सब में कुछ नहीं कहना। रिश्तों की डोर को मजबूत करो, लेकिन स्वयं पर भी विश्वास रखो कि आप कर पाओगे। दी, आप आज कैसी बातें कर रही हैं? परेशान हो? क्या हुआ, बताइए मुझे। पूर्वी ने पूछा तो अर्पिता मन ही मन सोचते हुए बोली, हम क्या कहें पूर्वी, एक यही तो रिश्ता है जिसमें हम असफल साबित हुए, जिसकी कसक हमारे मन में हमेशा रहती है, और आज गलती से हमारी यही कमजोरी हम आपके सामने बता गए। नहीं तो इसे हम यहीं खत्म करना होगा, नहीं तो हमारे अतीत की छाया हमारे वर्तमान पर पड़ ही जाएगी। दी, क्या हुआ, आप चुप हो गई, क्या सोच रही हैं आप? पूर्वी ने सोच में डूबी अर्पिता से पूछा, जिसे सुन अर्पिता बात बदलते हुए बोली, सोच रहे हैं कि अंकल आंटी को मनाने की शुरुआत कैसे करें। क्या सच में दी, आप मेरी मदद करेंगी? जब आपको लग रहा है कि अब दी की मदद लेनी चाहिए तो अवश्य कोशिश करेंगे। अब तक आपके कहने पर आप और यूवी स्वयं ही कोशिश कर रहे थे। आपके कहने पर आपके मन की शांति के लिए हम एक बार उनसे अवश्य मिलेंगी। तो बताओ कहाँ मिलना है? घर पर दी, कल आप मेरे और यूवी के साथ चलना, ठीक है? ठीक है पूर्वी, कल चलेंगे, लेकिन अभी प्रीत और युविका की पढ़ाई का समय हो गया है, हम उन्हें कुछ नया सिखाकर आते हैं, अर्पिता ने कहा और बच्चों के पास उनकी छोटी सी दुनिया में वो पहुंच जाती है। कमरे के दरवाजे पर जाकर देखती है तो प्रीत और युविका दोनों को उनकी स्टडी टेबल के पीछे बैठकर फुसफुसाते हुए देख मुस्कुराते हुए बोली, प्रीत, कहाँ छुपकर नई शैतानी की योजना बन रही है? देखें तो युविका और प्रीत मिलकर क्या कर रहे हैं। वैसे दोनों हैं कहाँ? प्रीत, आवाज दीजिए, कहाँ हैं आप? प्रीत, क्या आप कमरे में दरवाजे के पीछे हैं? नहीं मम्मा। और वो अपने छोटे छोटे हाथ मुंह पर रख हंसने लगता है। अर्पिता अनजान बनने का अभिनय करते हुए बोली, हमारे पास एक चॉकलेट है और 2 प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और कमरे में 3 ही छुपने की जगह, दरवाजा, कबर्ड और स्टडी टेबल। कहते हुए वो स्टडी टेबल के पास छिपे प्रीत को पकड़कर उठा लेती है और युविका का हाथ थाम बाहर ले आती है। पकड़ लिया, हम जीत गए प्रीत। तो अब आपको हमारी बात माननी पड़ेगी और काउंटिंग सुनाने के साथ साथ लिखनी भी पड़ेगी। फिर हम आपको आज सरगम सुनाएंगे, ठीक है? अर्पिता प्रीत से बोली। ओके मम्मा, प्रीत ने कहा और दौड़ते हुए अपनी कॉपी पेंसिल लेकर अर्पिता की गोद में बैठ गया और 1 2 3 बोलते हुए लिखने लगा। युविका, आप क्यों खड़ी हैं? आप पीछे रह जाएंगी, आप भी जल्दी से लिखना शुरू कीजिए। ओके बड़ी माँ, युविका ने कहा और कॉपी लेकर वो भी लिखने लगती है। इतने में सांझ ढल आती है और आसमान में पूनम का चांद आ जाता है। शान घर आकर अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़े हैं। चित्रा वहीं दरवाजे के पास रुक शान को देखते हुए बोली, शान, शाम ढली नहीं कि आप फिर से खिड़की के सहारे आकर खड़े हो गए। तकलीफ होती है मुझे आपको यूं किसी के लिए तड़पता हुआ देखकर, क्यों नहीं समझते आप? और उसकी बात सुन शान थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, चित्रा, पहले आप 2 बातें स्पष्ट समझ लीजिए। शान सिर्फ अर्पिता के लिए है, और दूसरा, आप मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, जिंदगी नहीं है, सो प्लीज। शुक्र है आपने ये माना कि मैं भी आपकी जिंदगी का हिस्सा हूं। हाँ, उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था और दूसरा परिस्थितियां ऐसी बन गई तो मैं मना नहीं कर पाया, शान ने जवाब दिया। ये सुन चित्रा बोली, एक वो जो यहाँ ना होकर भी यही है, और एक आप हैं जो इतने समय बाद भी उसी के इंतजार में बैठे हैं। कैसा ये इश्क है?
बस ऐसा ही इश्क है चित्रा, और कितनी बार कहूँ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कद्र करता हूँ तुम्हारी भावनाओं की, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन वास्तविकता क्या है इसका ज्ञान तुम्हें भी है। अब जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें खोजते हुए त्रिशा यहाँ चली आए। शान की बात सुन चित्रा वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद शान बोले, सॉरी चित्रा, लेकिन मैं अपनी ओर से ऐसी कोई उम्मीद तुम्हें नहीं दे सकता जो कभी पूरी ना हो सके। मेरा प्यार और अंतिम प्रेम अर्पिता ही है जो कभी न कभी वापस आएगी। मुझे यकीन है वो मुझे वहीं मिलेगी, इसलिए तो हर रविवार मैं वहां जाता हूँ। और अगले दिन शान मसूरी के लिए निकल जाते हैं और जाकर उसी क्लिफ पर पहुंचकर क्लिफ के एंड की ओर देखने लगते हैं। वहीं अर्पिता पूर्वी, युवराज, युविका और प्रीत के साथ युवराज के घर जाने के लिए निकलती है और इस समय मन में उसकी कई उलझनें हैं जो शायद उसके अतीत में शीला जी के व्यवहार को लेकर हैं, क्योंकि 4 साल बाद फिर वो कुछ ऐसा ही करने जा रही है। बस फर्क इतना है, इस बार अर्पिता पूर्वी के लिए जा रही है।